Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential, लेक्चर नंबर 36। और इस लेक्चर में हम देखेंगे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके थोड़े से जर्नल कॉन्सेप्ट को कि ये किस तरह काम करता है, इसको प्रेजेंट किसने किया था, और कुछ कोर डेफिनेशंस, कैरी और फैक्टर्स, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, स्टिफनेस फैक्टर्स। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, इसको हम बीम और फ्रेम के लिए अप्लाई करते हैं। ट्रस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसमें मूवमेंट्स का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। हम उसको फ्रिक्शनलेस पिन्स और सारा जो मूवमेंट्स हैं जॉइंट्स पे ज़ीरो लेते हैं, ठीक है। डेवलप बाय हर्डी क्रॉस, अमेरिकन स्ट्रक्चर इंजीनियर था, 1930 में उसने ये प्रेजेंट किया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसमें असल जो चीज़ है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आगे थोड़ा सा स्टिफनेस फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। मेथड्स ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड भी है, लेकिन इसको आप इसकी जो एक्यूरेसी है वो आपके हाथ में है। आप जितना ज़्यादा साइकिल, ठीक है, ये साइकिल्स क्या होते हैं ये आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। तो जितने ज़्यादा आप साइकिल्स कैरी आउट करेंगे उतना ही ये मेथड जो है वो एग्जैक्ट की तरफ कन्वर्ज होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये मेथड शुरू किस तरह होता है, ठीक है। इनिशियली हम किसी बीम एलिमेंट को फिक्स स्ट्रक्चर सपोर्ट एज्यूम करते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ बीम। अगर इस टाइप का बीम भी हो, चाहे सारे हिंज सपोर्ट हों, लेकिन हम इसको करते हैं फिक्स, ठीक है। इसको हम सारा फिक्स एज्यूम कर लेते हैं। ये मतलब इस स्ट्रक्चर, इस मेथडोलॉजी का एक किस्म का स्ट्रक्चर है या एल्गोरिथम कुछ इस किस्म का सेट है, ठीक है। सो दिस मेथड बिगेन बाय एज्यूमिंग ईच जॉइंट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड। हम हर एक, चाहे वो हिंज हो, रोलर हो, जो भी हो, उसको हम फिक्स एज्यूम कर लेते हैं। देन बाय अनलॉकिंग एंड लॉकिंग ईच जॉइंट इन ए सक्सेशन, ठीक है। फिर हम एक जॉइंट को अनलॉक करते हैं और एक को लॉक रखते हैं, ये लॉक है, ठीक है। फिर इस तरह करते हैं, इसको लॉक करते हैं जिसको ओपन किया था, और फिर दूसरे को अनलॉक करते हैं। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं कि ये अगर एम हो तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वो हाफ कैरी होंगे। इनको बेसिकली कैरी ओवर मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखें, जब भी कोई बीम मेंबर होगा उसकी 3 लेवल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। ई मटेरियल लेवल प्रॉपर्टी है, आई इज़ द क्रॉस सेक्शनल लेवल प्रॉपर्टी, एल इज़ ए मेंबर लेवल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ आप अब थोड़ा सा यहाँ गौर करें। लेट सपोज हमारे पास ये एक जॉइंट है ए, इसके ऊपर 3 मेंबर आके मिले हुए हैं, ए बी, ए सी और ए डी, जिनकी स्टिफनेस आपको पता है। देखिए ना, स्टिफनेस आपको बेसिकली पता है, ये एक फोर्स है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। इसके यूनिट होते हैं लेट सपोज पाउंड पर फिट या पाउंड पर इंच या किलो न्यूटन पर मीटर या पर मिलीमीटर या पर सेंटीमीटर, जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट ये, इसको हम फाइंड आउट करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। हम देखेंगे कि ये के कैसे आता है किसी मेंबर के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि लेट सपोज आपको हर मेंबर के का पता है, यानी स्टिफनेस फैक्टर का पता है आपको, और इस जॉइंट ये ए, यहाँ पे एक मूवमेंट लगा है 3000 किप फिट का या किलो न्यूटन मीटर का, जो भी लगा है। अब डेफिनेटली हमें पता है कि ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इस ए बी, ए सी और ए डी में, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, ठीक है, ये अब इम्पॉर्टेंट मैं बात कहने वाला हूँ, वो बेसिकली इस डायरेक्शन के अपोजिट होगी। देखें, इसको बैलेंस करेगा ना समीशन ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट। अगर ये सारा ऐसा है तो इनमें सब में मूवमेंट्स ये ऐसे होंगे, ठीक है। ये एम ए बी हो जाएगा, ये एम ए सी हो जाएगा, और ये एम ए डी हो जाएगा, ठीक है। इनके अगले मूवमेंट्स कुछ इस तरह आएंगे जो अगले
सेक्शन के राइट में होंगे ये वाले, तो इनके साइन जो होंगे वो इसके अपोजिट्स होंगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने याद रखना है, अगर अप्लाइड मूवमेंट पॉजिटिव है तो रेजिस्टिव मूवमेंट ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये हम आगे जब टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। अब लेट सपोज आपके पास ये चीज़ें जो हैं वो आगे मैं फॉर क्लैरिटी ये चीज़ें जो हैं मैं थोड़ी सी मिटा देता हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो जर्नली किसी भी मेंबर के लिए लेट सपोज आप मैं इस ए बी मेंबर को कोई एक्स मेंबर कहता हूँ, ठीक है, यानी ये ए बी मेंबर है। कोई एक्स मेंबर, किसी भी मेंबर के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना, तो क्या करें, यानी न्यूमरेटर में उस मेंबर का आप स्टिफनेस लिखें, ठीक है। ये यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है, हम उस पर आते हैं। जिस मेंबर का आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना है उस मेंबर का आप स्टिफनेस लिख दें ऊपर, डिवाइडेड बाय, और उस जॉइंट पे जितने मेंबर्स भी आके मिल रहे हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 8 हैं, चाहे 10 हैं, जितने भी मेंबर, उन सब के स्टिफनेस का समेशन, और ये स्टिफनेसेस हमारे पास सारी गिवन है, ठीक है। सो इस हमारे केस में क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एक है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और एक है फिर मूवमेंट को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वो हम कहाँ, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को इस मूवमेंट से मल्टीप्लाई करें आप, तो आपके पास एम ए बी भी आ जाएगा, एम बी ए भी आ जाएगा, सॉरी एम ए डी भी आ जाएगा, और एम ए सी भी आ जाएगा। वो बेसिकली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू वो ये जो मूवमेंट है 3000, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका, ए बी का। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए बी की स्टिफनेस क्या है, 3000 डिवाइडेड बाय 8000। 8000 कैसे आया, 3000 प्लस 1004 और 4, ये तो ये आ गया आपका, ठीक है, 0.375। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए डी, इसका अब आप ऊपर लिखें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए डी, हाँ दिस इज ए डी, ठीक है, 1000 ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय 8000, क्योंकि इन सब का समीशन ये है। ये वही है जिस तरह आप क्वांटिटी में सीमेंट 1 to 4 से सीमेंट सैंड निकालते हैं, ठीक है, उस टाइप का है ये। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए सी इज इक्वल टू 4000 बाई 8000, ठीक है, तो 0.5। अच्छा ये याद रखें, ये भी मैं हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 19 में, कि जिसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा मूवमेंट को अट्रैक्ट करेगा। तो ये देखें इसकी सबसे ज़्यादा है, तो कम से कम 50%, यानी 3000 का 50%, यानी 1500 मूवमेंट, तो ये ए सी में आ जाएगा। बकाया 1500 रह गया, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो ये देखें ये 0.375, बेसिकली दिस इज़ 37.5%, अगर परसेंट की बात की जाए तो, ठीक है। सो दिस इज़ 12.5%। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जब भी जॉइंट पे आए, तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिए, अब ये ठीक है या गलत है वो कैसे पता लगेगा, इन सब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। 1 का मतलब है 100%। देखें ये मूवमेंट 100% है, ठीक है, इस मूवमेंट को आप 100%, अब ये जो रजिस्ट करेंगे वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि अप्लाइड मूवमेंट 3000 लग रहा है और रजिस्ट वो 3500 कर रहा है, वैसे एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो हैं वो 3000 से नहीं बढ़ने चाहिए जो रेजिस्टिव मूवमेंट्स हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे अगर आपको मेंबर की स्टिफनेस का पता हो। अब मेंबर की स्टिफनेस का आपको कैसे पता लगेगा, तो ये है, देखें हमारे पास कोई ये बीम है या फ्रेम का कोई मेंबर है, आगे चल के हम बीम और फ्रेम ये से सॉल्व करेंगे, उसका कोई ई होगा, कोई आई होगा, एल होगा, ठीक है। इस तरह अगर कॉन्टीन्यूस बीम के लिए अच्छा ये जो है ना इसको बेसिकली रिलेटिव स्टिफनेस कहते हैं। वैसे नॉर्मली जो के होता है ना वो एन ई आई बाय एल, ठीक है। ये एन कभी 2 होगा, कभी 4 होगा, कभी 6 होगा, ये चीज़ जो है, सो एन ई आई बाई एल। लेकिन हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ओवर समीशन ऑफ के बराबर है।
तो अगर ई हमारे पास, जो कि नॉर्मली प्रैक्टिकली हमारे पास बीम जो होते हैं वो एक ही मटेरियल के होते हैं, स्पैन 1 2 3, ऐसा नहीं है कि ये कंक्रीट का है या ये स्टील का है। अच्छा, ये हो भी सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई सिचुएशन आ गई है या रेट्रोफिटिंग के लिहाज से या किसी भी लिहाज से आप इसको अलग ले सकते हैं, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि E1 E2 E3 डिफरेंट भी हों, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता। जब आप नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये तमाम ई सेम होता है, ठीक है। आई फिर भी डिफरेंट हो सकता है, यानी ये बीम ऐसे हो और ये वाला बड़ा हो, फिर यहाँ पे आके ऐसे हो और फिर ऐसे छोटा हो जाए, तो ऐसे पॉसिबिलिटी अक्सर होती है, ठीक है। ज़्यादा स्पैन बड़े हों तो ये वाला होता है, फिर इंटरमीडिएट, फिर स्मॉल स्पैन, ऐसे हो सकता है। वो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, काफ़ी पॉसिबल है। और ये केसेस जो हैं ई वाले मुख्तलिफ, ये बहुत कम आ सकते हैं, रेयरली। नए में तो मुश्किल होता है और ज़्यादा से रेट्रोफिटिंग या एग्जिस्टिंग में आ सकते हैं, ठीक है, कंडीशन में। तो अगर हमारे पास ई कांस्टेंट हो तो आप देखें ई ऊपर भी होगा नीचे, तो उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो सिर्फ आप आई ओवर एल। अब किसी बीम का आई भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह इसके लिए है BH3/12, ठीक है। इसके लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, होलो है, एल सेक्शन है, आई सेक्शन है, रेक्टेंगल है, तो आप आई और एल तो आपको गिवन होगा। तो इस तरह आप ये किसी भी मेंबर का, लेट सपोज के ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। ये लेट सपोज ये ए है, बी है, तो इसका आई भी होगा, कोई सेक्शन होगा, लेंथ आई ओवर एल। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब कैरी ओवर मूवमेंट्स, इसके लिए आप ये लेक्चर नंबर 18 में जाके देखें, प्लेलिस्ट जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉरी, दिस इज़ द चैनल नेम, दिस इज़ द चैनल नेम। आप प्लेलिस्ट में जाएं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस में, ठीक है, इनडिटर्मिनेट प्लेलिस्ट, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से, उसमें वीडियो लेक्चर 18 देखें। उसमें हमने ये बात प्रूफ की है, और वो ये वाला एग्जांपल था कि अगर आप यहाँ पे 10 मूवमेंट लगाएं, ठीक है, और ये इसको आप कर भी सकते हैं, सॉल्व कर भी सकते हैं, हमने इसको स्लोप डिफ्लेक्शन से किया था, आप इसको जर्नली भी कर सकते हैं। सो 10 अगर लगा हो तो यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसफ़र 5 होगा, यानी हाफ कैरी आउट होगा, ठीक है। सो कैरी ओवर मूवमेंट्स आप हमेशा, हम टेबल में भी कुछ ऐसे करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि कैरी ओवर मूवमेंट्स ऑलवेज, ठीक है, ये मैं आपको फिर फ्रेम में जाके एक प्रॉब्लम आएगी हमारे साथ कि ये हमेशा ए बी का कैरी होगा, ऐसे ए बी कैरी होगा और बी ए का ऐसे कैरी होगा, ठीक है, सेम मेंबर एलिमेंट्स, तो हाफ इधर आएगा और हाफ इधर जाएगा। तो ये अगर m लगा हो तो इधर आपका हाफ ट्रांसफ़र होगा, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में 10 लगा है उसी डायरेक्शन में ही 5 लगेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 18, इसमें हमने इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी ड्रॉ की थी, ठीक है, तो ये आप इसको देख लें। तो बेसिकली दिस इज़ हाफ, और ये भी आपका हाफ कैरी होगा यहाँ पे, यानी बेसिकली इस एंड से इस एंड तक, ठीक, ये हाफ होगा और ये हाफ होगा, ऐसे हम क्योंकि लॉक और अनलॉक करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात की ना, ये कि किसी जॉइंट पे कुछ 1 2 या 3 या 4 जितने भी मेंबर आके मिल रहे हैं, अभी तक हमारी डिस्कशन इस पे थी। अब अगर हमारे पास यानी इसको मैं एक्सट्रीम लेफ़्ट सपोर्ट का नाम दे रहा हूँ, इसको मैं एक्सट्रीम राइट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे रोलर हो या हिंज हो, या यहाँ पे हमारे पास फिक्स सपोर्ट हो, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि और मेंबर तो आके मिल रही नहीं है। अच्छा, इसमें अगर ये हिंज हो या रोलर हो, अब ये मैंने ख़ुद अपने आप से ही लिखा है, ठीक है, कि ये कहता है, ये हिंज और रोलर ये बेसिकली कहते हैं कि भाई हम में इतनी ताकत नहीं है, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम मूवमेंट को रजिस्ट कर सकें, इसलिए मैं खुशी खुशी क्या कर देता हूँ, 100% मूवमेंट आगे भेज देता हूँ, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 100%। अब 100% का क्या मतलब है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात की जाए 1, ठीक है, और परसेंटेज में 100%। फिक्स सपोर्ट कहता है आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बड़ा मतलब बादशाह हूँ मूवमेंट को कैप्चर करने का,
टू रेजिस्ट मूवमेंट सो आई कुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी मूवमेंट, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ज़ीरो। तो ये याद रखें, अगर हिंज या रोलर एक्सट्रीम लेफ़्ट या एक्सट्रीम राइट पे आ जाएं, फिक्स सपोर्ट या रोलर हिंज, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 होगा, रोलर और उस इनकी, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द फिक्स सपोर्ट इज़ ज़ीरो। अच्छा, स्टार्ट में हमने यहाँ पे एक बात की कि इस मेथड को हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या है? फिक्स्ड एंड मूवमेंट की कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर देखें, बीम पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोड होंगे, या यूडीएल होगा, या पॉइंट लोड होगा, या वो पॉइंट लोड किसी ए बी डिस्टेंस पे लगा होगा, या ट्राइंगुलर लोड होगा, वो डिपेंड करता है, ठीक। या कोई दो लोड होंगे, इनके लिए क्या हो। तो अगर इस तरह का है तो WL²/12, और ये तो ये एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको माइनस लें, इसको प्लस लें, जो भी आप साइन कन्वेंशन रखना चाहते हैं। सो दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस। मैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेता हूँ, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। सो दिस इज़ प्लस, दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है। इस तरह ये भी प्लस, ये नेगेटिव। अगर ये ऑर्डिनेट आपके पास W के, तो WL², ये जो जहाँ पे बड़ा होता है ये 20 है, और ये वाला 30, क्योंकि इधर कम। इसके लिए क्या हो सकता है, देखें इस पे आप ये वाली इसको लॉ ऑफ सुपर पोजीशन लगा के ये वाले बना सकते हैं। यानी इसमें जो B+C है वो बेसिकली B होगा, और A तो A ही है, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन आप दे सकते हैं कि A तो A है, B=B+C है, ये वाली। यानी इस P1 को आप एक टाइम पे लगा दें, ठीक है, और फिर इसको प्लस करें, और फिर P2 को दूसरी टाइम लगा दें। इसको बेसिकली लॉ ऑफ सुपर पोजीशन कहते हैं, और इन दोनों की वजह से ये मूवमेंट फाइंड आउट कर लें। इस तरह UDL भी है और पॉइंट लोड भी है। तो ये हमें पता है कि ये WL²/12 UDL की वजह से है, और PL/8 अगर आप इसमें देखें कि WL²/12 और PL/8, तो ये दोनों आपस में प्लस हो गए, और ये माइनस आएंगे, और बेसिकली प्लस होंगे, लेकिन ओवरऑल इनकी वैल्यू नेगेटिव होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वो करेंगे, कोई एग्जांपल प्रॉब्लम करेंगे, बीम से शुरू करेंगे और फ्रेम पे जाएंगे। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।